हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है मुद्रा और साख, और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन। आपको पता ही है कि जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से जो एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आपको एमसीक्यू भी कवर करने हैं। ओके, और ये चैप्टर मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, विद नोट्स, एक ही वीडियो के अंदर वो भी, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना। नोट्स भी हिंदी के अंदर है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। और जब आप पूरा चैप्टर समझ के यहाँ पर आओगे तब एक तरह से टेस्ट हो जाएगा आपका, और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो इस पर मेरे को ध्यान देना है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग है इसको भी ध्यान देना है, इसको भी पढ़ना, मतलब पता चल जाएगा आपको, ठीक है, किस पे ध्यान देना और किस पे ध्यान नहीं देना, किस टॉपिक पे, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख कर आना यार, ओके, तभी आप इस वीडियो को, एमसीक्यू की वीडियो को फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैंक किसे ऋण नहीं देता? छोटे किसानों को, ए हो गया, बी हो गया मध्य किसानों को, सी हो गया उद्योगों को, या डी वह व्यक्ति जिसके पास ऋणाधार नहीं होते और साथ ही कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर सकता। ऋणाधार का मतलब होता है गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर हो, गरीब हो, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है और आप कागजी कार्रवाई अगर पूरी नहीं कर सकते तो बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में मुद्रा को विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन अधिकृत करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्र सरकार, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मुद्रा को विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट को जारी करता है, किसके बिहाफ पे? केंद्र सरकार के बिहाफ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऋणाधार क्या है। अभी ऊपर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, बट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक व्यक्ति के पास कुल राशि को ऋणाधार कहते हैं, ए हो गया ये। बी वह वस्तु जिसे कर्जदाता कर्ज लेने के लिए गिरवी रखता है उसे कहते हैं ऋणाधार। सी बैंक के पास जमा राशि को ऋणाधार कहते हैं, या डी जमाकर्ता द्वारा बैंक में जमा की गई राशि को। तो आपको पता ही है कि वह वस्तु जिसे कर्जदाता कर्ज लेने के लिए गिरवी रखता है उसी को हम ऋणाधार कहते हैं, ठीक है। गिरवी जो भी चीज़ रखता है उसी को ऋणाधार कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं किसी बंदे के पास गया, मैंने उससे कहा भैया इतने पैसे देते, उसने कहा अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दे, तो मैंने अपनी कार गिरवी रख दी मान लो, तो जो ऋणाधार है मेरे लिए वो कार है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसे हम मुद्रा का आधुनिक रूप मान सकते हैं? बैंक निरपेक्ष, मुद्रा, चेक या उपरोक्त सभी? तो ये सारे की सारी ही मुद्रा का आधुनिक रूप है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। फोर्थ का है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब कर्जदाता किसी व्यक्ति से ली गई राशि को चुकाने का वादा करता है और उसे पत्र पर हस्ताक्षर करके देता है तो उस पत्र को क्या कहते हैं? मतलब मान लो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं एक बंदे के पास गया, उसने कहा ठीक है इस लेटर पे साइन कर दे कि मैं तेरे को पैसे वापस कर दूंगा, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो उस बंदे ने मेरे से साइन करवाया और मेरे को पैसे दे दिए, तो ये क्या है? उस लेटर को क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे, चेक कहेंगे, वचन पत्र कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उस लेटर को वचन पत्र कहेंगे। मैंने यानी जिसने पैसे लिए हैं वो वचन देता है कि वो कुछ टाइम बाद वो पैसे लौटा देगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि ऋण के विरुद्ध दी गई सुरक्षा को क्या कहते हैं? मतलब मान लो मैंने क्या किया है, किसी बंदे से लोन लिया है, तो उसके पास क्या सिक्योरिटी है? उसके पास वचन पत्र है, ठीक है। ऋणाधार, नोट, चेक या वचन पत्र? तो उसके पास वचन पत्र है क्योंकि मैंने उसे वचन पत्र दिया था, तो ये उसकी सुरक्षा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ओके जी, देखो इसका आंसर ऋणाधार क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसका आंसर ऋणाधार भी तो हो सकता है। ऋणाधार भी तो सिक्योरिटी है, पर ऋणाधार जो है वो हर कोई बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर कंपनी में ऐसा नहीं होता कि ऋणाधार की ज़रूरत होती है। जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी क्या करते हैं? वचन पत्र ही लिखवाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, वही लिखवाते हैं। वो कोलेटरल वगैरह में डील नहीं करते, वो नहीं कहते कि जी कोई चीज़ गिरवी रखा हो, वो बस वचन पत्र पे साइन करवा लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर होगा वचन पत्र। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शहरों में औपचारिक स्रोत से सबसे ज़्यादा कौन सा परिवार ऋण लेता है? यानी शहरों में बैंक वगैरह से सबसे ज़्यादा औपचारिक स्रोत में बैंक ही आते हैं, ठीक है, जो फॉर्मल स्रोत हो लोन लेने का।
तो सबसे ज़्यादा जो ऋण है, लोन है, वो कौन सा परिवार लेता है? गरीब परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार, समृद्ध परिवार या अमीर परिवार? तो सिंपल सीधी बात है यार, ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगी ये, कि जो अमीर परिवार है उसी के पास कोलेटरल होता है और पढ़े लिखे होते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, तो अमीर परिवार ही सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं। गरीब परिवार, कम परिवार, जो कम संपत्ति वाले परिवार और समृद्ध परिवार क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि पहली बात तो उनके पास कोलेटरल नहीं होता रखने के लिए और कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा जो लोन है वो अमीर परिवार ही लेते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है ना अमीर लोगों की, वो लोन पे ही चल रही होती है, ठीक है, कभी भी आप नोटिस करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ग्रामीण बैंक किस देश की सफल कहानी है? नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की या भारत की? तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण बैंक है वो बांग्लादेश की सफल कहानी है, ठीक है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक लगाए गए थे जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ओके, लोगों का, गरीब लोगों का, जो ग्रामीण लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा ऋण लेने के लिए औपचारिक स्रोत नहीं है? ठीक है, औपचारिक क्षेत्रक या औपचारिक स्रोत बताना है कि कौन सा नहीं है। व्यापारी, साहूकार, स्वयं सहायता समूह या मकान मालिक? तो मैं आपको बता दूं कि जो स्वयं सहायता समूह है वो अनौपचारिक स्रोत नहीं है। आपसे पूछा ना कि अनौपचारिक स्रोत कौन सा नहीं है, जो स्वयं सहायता समूह है वो औपचारिक स्रोत है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? अमृता सेन, बी मोहम्मद सलीम या मोहम्मद यूनिस, सी हो गया अपना, या डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं मोहम्मद यूनिस ने सबसे पहले वहां पर बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी और वो बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि ऋण लेने के लिए इनमें से औपचारिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? औपचारिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? बैंक औपचारिक क्षेत्र है, ठीक है, मतलब बैंक जो है एक औपचारिक क्षेत्र है लोन लेने के लिए। सहकारी समिति वो भी औपचारिक है। साहूकार या स्वयं सहायता समूह? तो आपको पता है जो साहूकार है ना वो अनौपचारिक स्रोत है, और इसमें क्या बोला गया था कि औपचारिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर औपचारिक नहीं है साहूकार तो अनौपचारिक ही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो साहूकार है इसका आंसर, जो साहूकार है वो औपचारिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको ऋण देने के लिए ऋणाधार की आवश्यकता होती है? मतलब अगर आपको किसी से, इनमें से किससे अगर आप लोन लेते हो तो आपको ऋणाधार यानी कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मकान मालिक, बैंक, व्यापारी या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं जब भी आपको बैंक से लोन वगैरह लेना होता है तो आपको क्या, ऋणाधार यानी कोलेटरल कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण गतिविधि के लिए निर्णय कौन लेता है? मतलब स्वयं सहायता समूह में जो कि इस बंदे को लोन दो, इस बंदे को लोन दो, इतने इंटरेस्ट पे लोन दो, तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन देखता है? बैंक देखता है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य देखते हैं, सरकार देखते हैं, एनजीओ देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्वयं सहायता समूह में जितने भी निर्णय होते हैं ना वो सारे के सारे सदस्य लेते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या है? ठीक है, इसको आप NSSO भी बोल सकते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में बच्चों को थोड़ा याद रह जाता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये सर्वे करता है, तो ये क्या होना चाहिए? ए राष्ट्रीय बैंक है क्या ये? बी विश्व बैंक की एक संस्था है? सी स्कूल पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है? या डी एक ऐसी संस्था है जो भारत में औपचारिक और अनौपचारिक ऋण का डेटा रखती है? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे, तो सर्वे करने वाला जितना भी काम होता है ना इंडिया के अंदर वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो अमीरी गरीबी या मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का, इतने लोगों को जॉब मिले, इतने जो लोगों को जॉब नहीं मिले, इसका भी डेटा रखती है। मतलब जितना भी डेटा होता है ना वो सारा का सारा NSSO यही कलेक्ट करती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण का डेटा रखती है कि कितने लोगों को साल के अंदर टैक्स दिया गया है औपचारिक स्रोतों से और अनौपचारिक से, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चीज़ों में से, चीज़ों की जगह चीज़ें के आदान प्रदान को क्या कहता है? मतलब जब एक चीज़ों की जगह वस्तु की जगह वस्तु आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वस्तु विनिमय। सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपको पता ही है, वस्तु की जगह वस्तु, ठीक है। मतलब गेहूं की जगह अगर आप चावल लेते हो ना किसी से तो वो वस्तु विनिमय हो गया। ओके, वो ये है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के नाम पर करती है, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के नाम पर करता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए होंगे ए या बी, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है बी। जारी तो रिजर्व बैंक ही करता है, किसके नाम पर? केंद्र सरकार के नाम पर, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोने की मोहरें
ठीक है, या एक सिक्के सोने के किसके द्वारा प्रचलन में आए थे? कौन लेकर आया था? किसके द्वारा प्रचलन में आए थे सोने के सिक्के, सोने की मोहरें? सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, शेरशाह सूरी या हुमायूं? तो मैं आपको बता दूं शेरशाह सूरी के समय में सोने की मुद्रें जो थी वो प्रचलन में आई थी। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, आया हुआ भी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस सफलता की कहानी का क्या नाम है जो बांग्लादेश में गरीबों की ऋण की ज़रूरतों को पूरी करती है? ए ग्रामीण बैंक, बी रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक एक सफल कहानी थी, ठीक है, जो गरीबों को ऋण वगैरह की जो उनकी ज़रूरतें थी उनको पूरी करने में सहायता करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के? तो मैं आपको बता दूं नोट एक आधुनिक मुद्रा का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र सरकार के नाम पर भारत में कौन मुद्रा जारी करता है? आरबीआई, सीबीआई, एसबीआई या पीएमओ? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप मेरे को बताना, ठीक है। ये रिपीट भी हो चुका है वाला क्वेश्चन, तो आप मेरे को बताना। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिट्टो है वो। रिपीट मैंने इसलिए किया है क्योंकि लैंग्वेज चेंज है। अब ध्यान से देखोगे ना तो बच्चों को कभी कभार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, चैप्टर पूरा पढ़ के जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, बट थोड़ा सा अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने लैंग्वेज चेंज करके भी लिखा है जिससे आपको आसानी हो। ओके, तो इसका आंसर आप मेरे को बताना 20 का आंसर क्या होने वाला है। वैसे तो इन सब के मैंने आंसर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हाँ जी, ये वाला। ओके, आपके खाते में जमा वह राशि जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? मांग जमा, ऋणाधार, चेक या इनमें से कोई नहीं? तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे जमा है जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो उसको मांग जमा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में बैंक में जमा का केवल डैश हिस्सा ही नगद के रूप में अपने पास रखता है। मतलब भारत में जो बैंक है ना, जितने भी बैंक है वो इतना ही प्रतिशत, डैश प्रतिशत अपने पास रखता है, बाकी को लोन दे देता है। तो कितना प्रतिशत पैसा अपने पास रखता है? 60%, 30, 15 या 20? तो 15% जो मतलब बैंक है, कोई भी बैंक है, वो 15% जो नगद है वो अपने पास रखता है, बाकी को लोन दे देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है कि बैंक में जमा बड़ा हिस्सा बैंक किस लिए उपयोग करता है? ऋण देने के लिए, कर देने के लिए, नई ब्रांच लगाने के लिए या सैलरी देने के लिए? तो इसका आंसर है ए, ऋण देने के लिए, यानी लोन देने के लिए बैंक ज़्यादातर जो जमा है उसका उपयोग करता है। मतलब बैंक में जितने पैसे जमा है लोगों के वो ज़्यादातर उनको लोन दे देता है। 15% अपने पास रखता है ना, अभी ऊपर बात करी थी हमने, 15% अपने पास रखता है एज अ कैश, बाकी का वो लोन दे देता है, लोन एक्सटेंड कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम कि बैंक के लिए प्रमुख आय का स्रोत क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें आप कंफ्यूज जरूर हो गए, देखना। ए कर्जदाता का ब्याज, बी जमाकर्ता का ब्याज, सी कर्जदाताओं से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कर्जदाता का ब्याज, जिसको बैंक कर्ज देती है उससे जो ब्याज आता है वो बैंक की इनकम है। नहीं, बैंक की इनकम वो नहीं है। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो मैंने अकाउंट में 100 रुपये जमा कराए, बैंक कहता है कुछ टाइम बाद वो मेरे को 101 रुपये देगा, और बैंक वो 100 रुपये जो मैंने जमा कराए किसी और को दे देता है और उससे 105 रुपये लेता है। उस 105 रुपये में से 101 रुपये मेरे को भी तो देने हैं वापस, वो मेरे को 101 रुपये वापस दे देगी, तो बैंक के पास कितने बचे? 4। तो कर्जदाता से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है ना, वो बैंक की प्रमुख इनकम होती है, आय का स्रोत होती है। ठीक है, इसका आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ग्रामीण क्षेत्र में किसान ऋण किसके लिए लेता है? मतलब जो लोन है गांव वाले इलाके में वो किस लिए लेता है किसान? स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, खेती करने के लिए या शिक्षा के लिए? तो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाकों में किसान होते हैं ना, वो खेती करने के लिए लेते हैं लोन, ऋण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्ज जाल क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति घर नहीं खरीद पाता तो कहते हैं उसे कर्ज जाल। बी, एक ऐसी स्थिति जब एक व्यक्ति खाना नहीं खरीद पाता तो क्या कहते हैं उसे कर्ज जाल। या सी, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ज व कर्ज का ब्याज चुकाना असंभव हो जाता है, उसे कहते हैं कर्ज जाल। या डी, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है सी, जब एक बंदा कर्ज नहीं चुका पाता, ना कर्ज का ब्याज चुका पाता है, असंभव हो जाता है उसके लिए पे करना, तो उसी को हम कहते हैं कर्ज जाल। जैसे कि मान लो मैंने किसी बंदे से 100 रुपये लिए, ठीक है, लोन पे, अब मैं चुका ही नहीं पा रहा, जिस वजह से मैंने लिए थे वो भी
काम चौपट हो गया मेरा, मान लो अभी तो मैंने 100 रुपये का एग्जांपल दिया, मान लो मैंने 10 लाख रुपए लिए किसी से लोन पे, और जिस काम के लिए लिए थे वो भी काम ख़राब हो गया, तो मैं अब उसको पे ही नहीं कर सकता, तो मैं कर्ज जाल में फंस गया। ठीक है, डेट ट्रैप कहते हैं इसको इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऋण के लिए ऋणाधार क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब एक बंदा मान लो लोन लेना चाहता है, तो वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एज अ ऋणाधार यानी गिरवी रख सकता है? कर्जदाता की ज़मीन या कर्जदाता का वाहन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ए और बी दोनों। ठीक है, अगर आपको लोन लेना है तो आप कुछ भी गिरवी रख सकते हो, ज़मीन रख सकते हो, वाहन रख सकते हो, बट जो मेन कंडीशन है वो ये है कि वो कर्जदाताओं की होनी चाहिए। अगर मैं कर्ज ले रहा हूँ तो मेरी ही ज़मीन होनी चाहिए जो गिरवी रखी है मैंने। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऋण की शर्तें में किसका उल्लेख नहीं होता? जब हम ऋण की शर्तें, आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ऋण की शर्तों में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका उल्लेख नहीं होता? ऋणाधार का, ब्याज की दर का, कागजी कार्रवाई का, या कर्ज देने वाले की ज़मीन का उल्लेख नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं कि ऋण की शर्तों में कर्ज देने वाले की ज़मीन का उल्लेख नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, अब जो बंदा लोन दे रहा है उसकी ज़मीन का क्या करोगे आप? उसकी ज़मीन क्यों लिखी होगी शर्तों में? उसकी ज़मीन का उल्लेख नहीं होता। मान लो मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट में मेरी ज़मीन के बारे में थोड़ी ना लिखा होगा। जो बंदा मेरे से पैसे मांग रहा है, ठीक है, जो अपनी ज़मीन गिरवी रख रहा है, उसकी ज़मीन के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा ऋण लेने के लिए औपचारिक स्रोत नहीं है? ठीक है, इसका मतलब आपको अनौपचारिक स्रोत बताना है। तो बैंक, सहकारी समिति, साहूकार, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप बताना मेरे को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है आप बताना। एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो यार। ठीक है, मेरे को पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीट है वैसे तो ये। ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिपीट क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। औपचारिक स्रोत द्वारा लिया गया ब्याज अनौपचारिक स्रोत से डैश होता है। क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, या 1% ज़्यादा होता है? तो मैं बता दूं, औपचारिक स्रोत जो ब्याज लेता है ना वो हमेशा कम ही होता है अनौपचारिक से। मेरे कहने का मतलब, आप अगर बैंक के पास लोन लेने जाओगे ना, वो आपको 1%, 2% ही आपसे ब्याज लेगा, बट अगर आप साहूकार वगैरह के पास लोन लेने जाओगे तो वो 10%, 20% ऐसे मांगेगा। ठीक है, तो औपचारिक स्रोत का जो ब्याज होता है वो हमेशा कम होता है। ओके, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान ज़्यादातर डैश क्षेत्रक या स्रोत से ऋण लेता है। किससे ऋण लेता है ज़्यादातर? जो गरीब किसान है गांव के अंदर। औपचारिक क्षेत्रों से, अनौपचारिक स्रोत से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, अनौपचारिक से, यानी साहूकार वगैरह से लोन लेना जो किसान है वो ज़्यादा प्रेफर करता है गाँव के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके पास ना गिरवी रखने के लिए कुछ होता है, ना ही उसके पास कागजी कार्रवाई वो पूरी कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आमतौर पर स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? 15, 20, 30, 40, 60, 70, या 100, 150? तो मैं आपको बता दूं, आमतौर पर स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 लोग होते हैं। ओके, अब आ गया जी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग ऋण घर बनाने के लिए लेते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोन जो लोग हैं वो खेती करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अमीर परिवार ऋण लेने के लिए अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर होते हैं। नहीं, वो औपचारिक स्रोत यानी बैंक वगैरह पर निर्भर होते हैं। ओके, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, कोलेटरल होता है उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलेटरल का मतलब ऋणधार, गिरवी रखने के लिए चीज़ें होती हैं उनके पास क्योंकि वो अमीर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। मुद्रा आने की वजह से आवश्यकताओं का दोहरा संयोग खत्म हो गया है। सही या गलत? इसका आंसर है सही। जैसे ही मनी, पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, चीज़ों की जगह चीज़ें खरीदी जाती थी, और आपके पास मान लो पेन है और एक बंदे के पास बुक है, ठीक है, तो आपको बुक चाहिए और उसको पेन चाहिए तभी एक्सचेंज कर पाओगे। ठीक है, अगर आप उसको बुक नहीं चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो दोहरा संयोग होना चाहिए, और पैसे के आने से दोहरा संयोग की जो आवश्यकता है वो खत्म हो गई। अब आपको किसी ऐसे बंदे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जिसके पास बुक हो और जिसे पेन चाहिए हो। सीधा दुकान पे जाओ, पैसे दो और जो चाहिए वो ले लो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अच्छा, एक और बात यार, मेरे न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में ये बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हो, यूट्यूब पर अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हो, साथ में एज अ स्टूडेंट आप कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, मेरी जो अर्निंग है वो सिर्फ यूट्यूब से नहीं आती, और भी प्लेटफॉर्म से आती है।
तो आप कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यार स्टूडेंट की लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैसे से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो वो ना हो उसके लिए मैंने वो चैनल बनाया है, तो उसको सब्सक्राइब कर देना, जल्दी ही वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। ओके ओके ऐसे आपने उस पर 1000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं, तो थैंक यू सो मच यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में बैंक और स्वयं सहायता समूह आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं बैंक और स्वयं सहायता समूह, गलत, वो आते हैं औपचारिक स्रोत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऋण के औपचारिक स्रोत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, सही या गलत? इसका आंसर है गलत, नहीं। क्यों? क्योंकि जो औपचारिक स्रोत होते हैं वो कम ब्याज लेते हैं अनौपचारिक से, ठीक है। बैंक जो है वो कम ब्याज लेता है साहूकार से, ठीक है। अगर आप साहूकार के पास जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, बट बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, ब्याज नहीं लेता। ओके क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि कम ब्याज दर डैश स्रोत की विशेषता है, किस स्रोत की? औपचारिक स्रोत की, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऊपर वाले से ही रिलेटेड हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। मुद्रा के आधुनिक रूप में डैश और डैश शामिल है, कुछ भी लिख सकते हो आप, नोट, चेक, ठीक है, मांग जमा, 2 है, वैसे मैंने 3 बता दिए। ओके लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। डैश केंद्र सरकार के नाम पर नोट जारी करता है, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के नाम पर नोट जारी करता है, ठीक है। ओके जी आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जस्ट अ सेकेंड, इसका ले लो पहले आप। ओके उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 32 और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो भी मैंने समझाया वो आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, हिंदी मीडियम की वीडियो है, ठीक है, थोड़े कम बच्चे देखते हैं तो इसलिए शेयर भी करना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कंटिन्यू रखूँ हिंदी की भी वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन दबा देना, जिससे मैं अगर आगे कोई वीडियो अपलोड करूँ हिंदी मीडियम तो आपको पता चल जाए, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वगैरह की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना, मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखना, आप 10th के टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओगे, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक GP लिंक दे रखा होगा, ठीक है। GP लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वीडियो देखना और ट्राई करना नोट्स डाउनलोड करने का, या ये जो PDF है MCQ की उसको डाउनलोड करने का, ठीक है। अगर ना हो तो आप टेलीग्राम पे या जो व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है ना नीचे, व्हाट्सएप का नंबर दे रखा होगा दोस्त, उस पर मैसेज करना, मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दे रखा है, फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।